बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु सिंधु सभ्यता के पतन पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने इससे पूर्व की कक्षाओं में उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित बहुत सारी बातों, उसकी नगर निर्माण योजना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस तरह से हुई, कैसे दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा को खोजा और उसी हड़प्पा के नाम पर जो है इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, उन लोगों का जो मत है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कितने वर्ष पुरानी है, विद्वानों में इसमें काफ़ी मत भिन्नता है और उन्होंने अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया है। बच्चों, हमने इस बात का हमेशा जिक्र किया है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वह विवादों से भरा हुआ है। उसमें चूँकि हमारे पास लिखित रूप में तो साक्ष्य प्राप्त होते नहीं हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसी के आधार पे हम जो है अनुमान लगा करके उस इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो इस अनुमान लगाने के क्रम में जो है वो प्राचीन इतिहास जो है वह इतिहासकारों के मत भिन्नताओं का शिकार है। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, यह एग्जैक्ट किस कारण से हुआ, इसके बारे में कोई इतिहासकार स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि अमुक अमुक कारणों से इस सभ्यता का जो है वो पतन हो गया। हालांकि यह एक नागरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के बारे में जितना हमने जानकारी प्राप्त किया है या इसको पढ़ा है, उस आधार पर लगता है कि ये सभ्यता जो है वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, काफ़ी बड़े क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई थी। लेकिन इसका पतन हुआ और इसका पतन किन कारणों से हुआ, जो इतिहासकार का मत है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन साक्ष्य है उसी से इसके अस्तित्व के अंतिम चरण में जो यह सभ्यता पतोन्मुख हुई उससे जानकारी प्राप्त होता है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता जो है वह पूर्णतः विलुप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह ही इसके पतन को लेकर भी जो है हमने बताया ही है कि विद्वानों में मत भिन्नता है, वो एक मत नहीं है। सर्वश्री मार्शल जो हैं मैके एवं SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण जो है वो नदी की बाढ़ को बताते हैं। क्योंकि अधिकांश नगर जो है वो नदियों के तट पर बसे हुए थे और उनमें प्रतिवर्ष बाढ़ भी आती थी। तो इस कारण से इन लोगों का मानना है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण नदी की बाढ़ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की जो है परतें वो मिली। मैके महोदय को चन्हुद्रों से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार SR राव को भी लोथल, भागजाव आदि से भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। अतः इनका संयुक्त निष्कर्ष है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण थी। नदी में आने वाली बाढ़ को यदि पतन का प्रमुख कारण माना जाए तो प्रश्न उठता है कि वे नगर जो नदियों के तटों पर अवस्थित नहीं थे उनका पतन कैसे हुआ। अतः निश्चित ही सभ्यता के पतन के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी जो है वो रहे होंगे। इस तारतम्य में मार्टिमर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड एवं पिगट आदि विद्वानों ने बाह्य आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया व वहाँ के लोगों की हत्या भी की गई। व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया एवं वहाँ के लोगों को मार डाला, ऐसा व्हीलर का कहना है। RN स्टाइन, AN घोष आदि विद्वान जो हैं वो जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं।
एम.आर. साहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक जल प्लावन को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स एवं एस.टी. लैम्ब्री के अनुसार नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का कारण बना। इसके अलावा जो है समय समय पर आने वाले भूकंपों से भी नगरों का विनाश हुआ। के.यू.आर. कैनेडी मलेरिया एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को इस सभ्यता के पतन का जिम्मेदार मानते हैं। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि बहुत सारे जो उपर्युक्त कारण हमने देखा है, इन सभी कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। इस तारतम्य में बीबी लाल का यह कथन काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप जो है वो हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा नगरीकरण का अंत हुआ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगली कक्षा में हम जो है दूसरे पाठ को प्रारंभ करेंगे, उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु। तब तक के लिए धन्यवाद।